वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 4। तो चलिए करते हैं शुरू इस सेशन को। तो इसमें देखो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है कि इनमें से यहाँ पर कौन से राज्य में ये मंदिर, थोड़ा सा नाम लंबा है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मिस्टेक हो भी सकता है। ब्रह्मपुरी सोरर इस टेम्पल का नाम है। इनमें से कौन से राज्य में ये मंदिर का लोकेशन है, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन ये है। तो ऑप्शन में यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, मणिपुर। तो ये मिलेगा आपको तमिलनाडु में, है ना। तो इसमें देखो ये बेसिकली इसका इमेज है ना, इस तरह के दिखते हैं ये ब्रह्मपुरी सोरर टेम्पल। और ये जो है ना आपको मिलेगा तिरुची सिटी में, तमिलनाडु की। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर है ना, जो हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक रूम हीटर। तो इसमें जो कॉइल होते हैं ना वायर के बने हुए, ये कॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे? सेल या फिर फ्यूज या फिर स्विच या फिर एलिमेंट। तो काफ़ी आसान है ना। सेल आप सभी को पता होगा, इसी कॉम्बिनेशन से बैटरी तैयार होता है। फ्यूज हम सेफ्टी के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पर स्विच ऑन ऑफ के लिए। और एलिमेंट जो है ना इसको बोलेंगे, है ना। कॉइल जो होते हैं ना वायर के बने हुए, बेसिकली जनरली बनते हैं नाइक्रोम के, तो रूम हीटर के तौर पर यूज करते हैं इसको हम। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे एलिमेंट। तो इसमें आप देख लो, जैसे कि ये है रूम हीटर, है ना। इसी में ये जो यहाँ पर बहुत सारे कॉइल लगे होते हैं ना इसमें, इस तरह से इसी को बोलेंगे यहाँ पर एलिमेंट, है ना। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कि वेटिंग फॉर वीजा, इनमें से कौन से पर्सन का ऑटोबायोग्राफी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इंदिरा गांधी, और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो इनमें से किसका यहाँ पर बायोग्राफी है, और इस बुक के बारे में भी जानेंगे। तो ये जो है ना बेसिकली यहाँ पर है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बायोग्राफी। और इस बुक में जो है ना, इस बुक में ये खुद के बारे में लिखे हुए हैं। ये 20 पेज का है ना ऑटोबायोग्राफी है इसके लाइफ स्टोरी का। और इसमें बेसिकली जब ये अपने दौर में भेदभाव यानी कि अनटचेबिलिटी के दौर से गुजरे थे, तो इसी के बारे में अपने एक्सपीरियंस को इसमें लिखे हुए हैं, है ना। 1935-36 के बीच में इसको लिखा गया था। और ये इसका कवर पेज है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन से, इससे क्वेश्चंस काफी होते हैं। अगर एंशिएंट हिस्ट्री से आते हैं तो अधिकतर क्वेश्चन इसी से आएंगे, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर तो ग्रेट बाथ, है ना, क्या नाम है इसका? द ग्रेट बाथ फाउंड इनमें से कौन से सिटी में या फिर साइट कह सकते हो, है ना। ये बेसिकली क्या है? ग्रेट बाथ स्विमिंग पूल कह सकते हो इसको, ठीक है। स्विमिंग पूल अभी के मॉडर्न टर्म में इसको बोलेंगे स्विमिंग पूल। उस समय भी यूज करते थे ईंटे के बनाकर। तो सोच लो आज से लगभग 5000 साल पहले, है ना, इतना डेवलप था इंडस वैली सिविलाइजेशन कि वहां पर स्विमिंग पूल में नहाते थे लोग। तो यहाँ पर देखो कालीबंगन, है ना, धौलावीरा, लोथल या फिर मोहनजोदारो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 था ना, ये काफी बड़ा सिटी था अपने टाइम का। तो मोहनजोदारो में मिलेगा आपको द ग्रेट बाथ, क्योंकि ये जो है ना काफी डेवलप्ड था उस समय अपने दौर के हिसाब से। तो यहाँ पर देखो द ग्रेट बाथ कुछ इस तरह के दिखते थे, और इसका क्षेत्रफल जो है ना काफी बड़ा होता था। जैसे कि यहाँ पर देखो नीचे लिखा हुआ रफली 897 स्क्वायर फीट में। और ये भी पाकिस्तान में मिला है ना। यानी कि पाकिस्तान में इसका एग्जैक्ट लोकेशन है मोहनजोदारो का, और ये यहीं पर इसको मिला है। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सेंसस 2011 से, है ना। तो इसमें देखो हाईएस्ट सेक्स रेशियो इनमें से कौन से राज्य में है ना। तो यहाँ पर जो है ना सेक्स रेशियो का रिलेशन डायरेक्ट होता है यहाँ पर एजुकेशन से, ठीक है। अगर कोई भी राज्य अगर ज़्यादा एजुकेटेड है, वहाँ पर सेक्स रेशियो बैलेंस होता है। तो जैसे यहाँ पर देखो हाईएस्ट सेक्स रेशियो, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर केरल का नाम आएगा, है ना। इसका हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, तो यहाँ पर ये इसका ऑप्शन होगा। अगर हम लोएस्ट की बात करें ना, तो यहाँ पर आएगा आपका हरियाणा, है ना, हरियाणा आएगा। अब यहाँ पर देखो इससे रिलेट मत करना कि हाईएस्ट मतलब केरल है तो लोएस्ट बिहार को होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे कम है। तो ये काफ़ी हद तक इस पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर पूरा एग्जैक्ट डाटा नहीं मिलेगा आपको उससे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना लोएस्ट किसका यहाँ पर है? हरियाणा का। तो यहाँ पर आपके सामने जो है ना, जैसे कि अगर आप केरल की बात करोगे तो यहाँ पर है 1084। तो ये डाटा भी इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि ये हाईएस्ट है 1084 फीमेल्स पर मेल, है ना, पर 1000 मेल। यानी कि 1084 फीमेल है ना यहाँ पर, कितना पर? 1000 मेल पर। तो यानी कि सेक्स रेशियो काफ़ी बेहतर है यहाँ। लेकिन अगर आप बिहार या फिर हरियाणा वगैरह की बात करोगे तो यहाँ पर काफ़ी कम है। यहाँ पर देखो हरियाणा कितना कम है, 879 फीमेल है मात्र, ठीक है, पर 1000 मेल। यानी कि समझ रहे हो यहाँ पर लगभग 121 लोग तो ऐसे कुमारे मर जाएंगे अगर अपने राज्य में शादी हो सिर्फ। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखो, इसमें जो है ना ओशियानिक क्रस्ट यानी कि ओशियन वाले रीजन का बात हो रहा है यहाँ पर।
तो ओशियनिक क्रस्ट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ, इनमें से कौन कौन से, यहाँ पर एलिमेंट या फिर कुछ भी बोलो, है ना, मटेरियल कह सकते हो कि सिलिका मैग्नीशियम, सिलिका एल्यूमिनियम, और या फिर एल्यूमिना, मैग्नीशियम निकेल और आयरन एल्यूमिना। तो यहाँ पर जो ओशियनिक क्रस्ट होते हैं ना, तो वहाँ पर आपको मिलेंगे मेनली सिलिका और मैग्नीशियम, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो है ना, देखो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर बात क्या हो रहा है, ओशियनिक क्रस्ट का मतलब ये है कि अपर मोस्ट लेयर ऑफ ओशियनिक पोर्शन, यानी ओशियन वाला पोर्शन है ना, उसका अपर मोस्ट लेयर को बोलेंगे यहाँ पर हम लोग ओशियनिक क्रस्ट। और ऐसे क्रस्ट जनरली बोलते हैं कब है, किसको हमें, जैसे कि मान लो ये आपका अर्थ है, और अर्थ का जो ऊपर वाला ये लेयर है ना, सबसे ऊपर वाला लेयर, सबसे पहले क्रस्ट होगा आपका, फिर यहाँ पर मेंटल होगा, फिर नीचे सबसे कोर होगा, है ना। तो यहाँ पर जो हम क्रस्ट का बात करें ना, ये ओशियन वाले पोर्शन, यहाँ पर ओशियन आपका मौजूद है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर चाइल्ड मैरिज को लेकर सबसे पहली बार जो एक्ट पास किया गया था, है ना, इससे पहले जो है ना किसी एज में भी शादी हो जाता था लड़का लड़की का, जैसे कि अगर मान लो 8 साल का भी है तो भी यहाँ पर मैरिज हो जाना है, 11 साल में भी, 12 साल में भी, यानी कि कोई लिमिट नहीं था। तो इसी को देखते हुए एक मिनिमम मैरिज एज को फिक्स करना था, तो इसी के लिए सबसे पहले जो मैरिज एक्ट को लाया गया था, इनमें से कौन से साल में, ऑप्शन में क्या है 1929, 1931, 1935, 1933। तो ये ब्रिटिश के समय ही लाया गया था 1929 में, है ना। तो इस समय जो है ना 1929 में जब इसको लाया गया था, तो यहाँ पर देख लो कि उस समय 28 सितंबर को ये एक्ट पास हुआ था, है ना। तो उस समय जो है ना जो गर्ल्स थी उसका एज यहाँ पर मात्र 14 ईयर था, और लड़के का कितना था 18 ईयर एज, यानी कि 14 और 18 में ही यहाँ पर मैरिज हो जाना था मिनिमम एज, है ना, इससे कम में तो कर ही नहीं सकते। और उस समय इस एक्ट को शारदा एक्ट भी कहते थे, है ना। तो अगर आपसे पूछ ले कि शारदा एक्ट कब पास किया गया था, तो ये भी 1929 में ही आंसर होगा इसका। बाद में जब पता चला कि ये काफ़ी कम है 14 ईयर, है ना, लड़की के लिए और 18 साल लड़के के लिए, फिर इसको बाद में फिर जाके, है ना, रेटिफाई किया गया, और बाद में अभी जो है ना प्रेजेंट करंटली कितना है, अभी 18 साल लड़के के लिए और 21 साल लड़के के लिए मैरिजेबल एज है, लीगल, है ना। इसको क्या बोलते हैं, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। अगले क्वेश्चन में कि खरीफ फसल को कौन से सीजन में ग्रो किया जाता है। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ना आपका सेकंड नंबर मानसून, तो मानसून में ही इसको ग्रो किया जाता है। तो अभी आप जान लो खरीफ फसल में कौन कौन से फसल आते हैं, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर खरीफ फसल का लिस्ट है, जैसे कि यहाँ पर आपका धान का खेती हो गया, है ना, भुट्टे का खेती हो गया, बाजरा, ज्वार, और अगर हम रबी फसल की बात करें तो यहाँ पर वीट हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर जौ हो गया, बार्ली, यहाँ पर मटर हो गया, है ना, ग्राम यानी कि चना हो गया। तो ये सब फसल आपकी खरीफ फसल है, और इधर वाले रबी फसल है। तो खरीफ फसल जो है ना यहाँ पर देखते हो मानसून सीजन में, यानी कि अराउंड जून में इसको ग्रो किया जाता है, और इसको हार्वेस्टिंग का टाइम कितना है, सितंबर अक्टूबर मंथ में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इस क्वेश्चन में है कि लॉन्गिट्यूडनल वैली, है ना, यहाँ पर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वैली इसको बोलते हैं, लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक रेंज, यानी कि शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में जो वैली पड़ता है ना, लॉन्गिट्यूडनल वैली, यहाँ पर इसका नाम क्या है, हाना, सिंध, कांगड़ा और यहाँ पर दून। तो यहाँ पर जो दून है ना, यहाँ पर दून ही कहेंगे किसको, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो भी वैली है। और इसी के नाम पर जो है ना हिमाचल उत्तराखंड में कई सारे नाम है, जैसे देहरादून है, तो यहाँ पर जो दून है ना इसी से लिया गया, इसी वैली के टर्म से लिया गया है दून। इस क्वेश्चन में जो है ना हमसे पूछा है कि सत्य शोधक समाज, ये एक समाज था, है ना, जिसे ब्रह्म समाज था, उसी तरह सत्य शोधक समाज था। तो इसका जो कैंपेन था ना, ये किसके खिलाफ था, यहाँ पर मूर्ति पूजा और ये जातिवाद के खिलाफ इसका जो है ना यहाँ पर कैंपेन चला था। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर किसने, है ना, यानी कौन से व्यक्ति ने इसको फाउंड किया गया था। यहाँ पर है केशव चंद्र सेन, और यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय, और यहाँ पर है देवेंद्रनाथ टैगोर, और ये है ज्योतिराव। तो यहाँ पर जो ज्योतिराव फुले है ना, ऑप्शन नंबर 4, इसी ने यहाँ पर इसको, है ना, इस समाज को फाउंड किया था, यानी कि इसको इस्टेब्लिश किया था। तो यहाँ पर देख ही सकते हो कि सत्य शोधक समाज यानी कि ट्रूथ सीकर सोसाइटी, बादन सोशल रिफॉर्म सोसाइटी, है ना, उस समय इसको सोशल रिफॉर्म कहा जाता था, एंड इसको पुणे में इस्टेब्लिश किया था सबसे पहले 24 सितंबर 1873 को, है ना। बेसिकली मूर्ति पूजा और कास्ट सिस्टम जो था ना यहाँ पर जातिवाद, उसके खिलाफ, है ना, ये कैंपेन चला था। अगले क्वेश्चन में कि माधवी मुडगल इज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, इनमें से कौन से क्लासिकल डांस करती थी। तो यहाँ पर है मणिपुरी, कथक, ओडिसी या फिर सत्रिया। तो यहाँ पर ओडिसी जो है ना ये इसके लिए यहाँ पर फेमस है। तो यहाँ पर इसका इमेज देख लो, है ना, ये है माधवी। तो ये इंडियन क्लासिकल डांसर है, और ओडिसी डांस स्टाइल के लिए ये काफ़ी फेमस डांसर है।
और ये जो ना अपने दौर में कई सारे अवार्ड जीते, जैसे कि यहाँ पर देखो संस्कृति अवार्ड, फिर यहाँ पर पद्म श्री है ना, फिर यहाँ पर ओडिसी स्टेट संगीत अवार्ड भी इसने जीता, नाटक एकेडमी अवार्ड, ये सारे अवार्ड इसने जीते हुए। अगला क्वेश्चन में है कि इनमें से कौन से राज्य में है ना गोंचा फेस्टिवल, यहाँ पर क्या है गोंचा फेस्टिवल, इनमें से कौन से राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन में क्या है छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा। तो ये जो है ना ये फेमस फेस्टिवल है और इसको सेलिब्रेट किया जाता है छत्तीसगढ़ में। तो इसमें देखो गोंचा फेस्टिवल जो है ना छत्तीसगढ़ का एक ट्राइबल फेस्टिवल है ना, और इसको जो है ना यहाँ पर मस्ती के लिए जॉय के एंड मैरी के लिए, और इसको ये जो है ना बेसिकली यहाँ के ट्रैवल कल्चर को भी शो करता है इस फेस्टिवल में। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ग्रैमी अवार्ड हैज A.R. रहमान, यानी कि A.R. रहमान जो है ना काफ़ी फेमस म्यूजिशियन है ना, कह सकते हो कि लेजेंडरी है, इंडिया में सबसे फेमस भी कह सकते हो इसको। इसने अपने टाइम में यानी कि अभी तक कितने सारे ग्रैमी अवार्ड को जीते हुए, तो यहाँ पर 1 2 4 3 कितने, तो यहाँ पर 2 होगा इसका ऑप्शन है ना 2। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसने कौन कौन से और इसके अलावा अवार्ड को जीते हुए हैं। तो यहाँ पर देखो इसने अपने टाइम पे ना अभी तक 6 नेशनल फिल्म अवार्ड है ना, 2 एकेडमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर का बात हो रहा है यहाँ पर, 2 ग्रैमी अवार्ड जिसका भी यहाँ पर आंसर था, बाफ्टा अवार्ड इसने जीता है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड है ना, 15 फिल्म फेयर अवार्ड, और यहाँ पर 17 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ में जीते हैं इसने। यहाँ पर देख लो कितने सारे अवार्ड यहाँ पर जीते हैं। और ये जो है ना ये आपके सामने ये ग्रैमी अवार्ड का एक इमेज है। इस क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी हु रूल्ड ओवर दिल्ली फ्रॉम द ईयर 1320 से लेकर 1414 के बीच में, है ना। तो यानी कि तुगलक वंश के समय यहाँ पर जो रूलर है ये तुगलक का लिस्ट दिया हुआ है आपके सामने क्लस्टर के फॉर्म में। तो इनमें से कौन से यहाँ पर सही ऑर्डर है, सबसे पहले फिर उसके बाद फिर उसके बाद। तो यहाँ पर देखो पहले में गयासुद्दीन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद तुगलक कह सकते हो इसको, फिरोज शाह तुगलक है ना। तो यहाँ पर देखो आपको पता होना चाहिए कि गयासुद्दीन तुगलक फाउंडर थे, तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें है और यहाँ पर इसमें, तो 2 तो आपके ऐसे खत्म हो जाएंगे है ना। और इसके बाद यहाँ पर बना था मोहम्मद बिन तुगलक, और उसके बाद जो उसका कजन था ना फिरोज शाह तुगलक वो बने थे, यानी कि यहाँ पर पहला है तो ये खत्म ही हो गया था पहले। यहाँ पर देख लो फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक से पहले है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है ना ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक सबसे पहले, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर आपके सामने तुगलक डायनेस्टीज का रूलर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ सबसे पहले इसके फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर 25 के बीच में चला था इसका रोल, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेके 51 तक, तो ये सबसे पढ़े लिखे रूलर थे है ना, अपने दौर में ये सबसे पढ़े लिखे रूलर थे, इसको कई भाषा आते थे है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक, तो ये जो है ना डेवलपमेंट के फील्ड में इसने भी काफ़ी सारे काम किए थे। बेसिकली यहाँ पर ये एक्सपेंड करके चले गए थे मोहम्मद बिन तुगलक, और बाद में जाकर उसी पर यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक ने रूल किया था है ना। तो इसके बाद यहाँ पर जितना सारे नीचे है ना ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब कुछ ही समय के लिए बने थे, और उसके बाद है ना अगले यहाँ पर वंश का स्थापना हो जाएगा। इस क्वेश्चन में है कि इनमें से कौन से राज्य में निशागंधी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, केरला है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान है। तो ये मिलेगा आपको केरल का एक है ना फेस्टिवल, तो इसको केरल में ही मनाया जाता है। तो कुछ इस तरह का डांस होता है ना फेस्टिवल में। तो इसमें देखो ये डांस फेस्टिवल जो है ना इसको यहाँ पर केरला टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करता है ना, और ये 1 वीक के लिए इसमें यहाँ पर क्लासिकल डांस है ना इसमें हर एक साल किया जाता है बेसिकली। तो यही फेस्टिवल केरल का काफ़ी फेमस है, और इसको तिरुवनंतपुरम में ही यहाँ पर मनाया जाता है। अगर हम एग्जैक्ट प्लेस की बात करेंगे तो ये है। अगले क्वेश्चन में है कि फेमस सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगों, इसको ओरिजिनली सबसे पहले किसके द्वारा यहाँ पर गाया गया था। तो ऑप्शन में क्या है श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, लता मंगेशकर, आशा भोसले। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है आशा भोसले, इसी ने इसको सबसे पहले गाया था है ना ओरिजिनली। अब यहाँ पर इसके बारे में जान लेते हैं। जब 1962 में है ना हम लोग चाइना से साइनो इंडिया वार जब लड़े थे ना चीन से 1962 में, उसके बाद ही यहाँ पर इस गाने को है ना लिखा गया था। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख लो ऐ मेरे वतन के लोगों, इसका मतलब क्या है पीपल ऑफ माई कंट्री, ओ पीपल ऑफ माई कंट्री। और ये पेट्रियोटिक सॉन्ग है, और इसको जो है ना यहाँ पर
कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया था और इसको कंपोज यहाँ पर सी रामचंद्र के द्वारा किया गया और इसको बाद में लता मंगेशकर जी ने इसको गाया था। ठीक है, और बेसिकली इस सॉन्ग के जरिए हम लोग इंडियन सोल्जर को कॉमेमोरेट कर रहे थे जो यहाँ पर शहीद हो गए थे साइनो इंडियन वॉर में, जो 1962 में लड़ा गया था। इसको सबसे पहली बार 26 जनवरी के दिन 1963 में यानी अगले साल नेशनल स्टेडियम दिल्ली में गाया गया था। अगले क्वेश्चन में है कि यहाँ पर देखो इनमें से कौन से रूलर ने, ऑप्शन में कौन कौन से है, बाबर है, दौलत खान लोधी है, हुमायूं है, मोहम्मद शाह फर्स्ट है। तो इनमें से कौन से रूलर ने यहाँ पर गाजी का खिताब लिया था आफ्टर डिफीटिंग राणा संघा एट द बैटल ऑफ खानवा इन 1527, यानी कि 1527 में जो युद्ध हुआ था ना बैटल ऑफ खानवा, इसमें जो है ना कौन से रूलर ने राणा संघा को हराकर गाजी का खिताब अपने नाम लिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा इसका बाबर। तो बाबर ने ही ये काम किया था। तो बैटल ऑफ खानवा में बेसिकली हुआ क्या था कि यहाँ पर जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल था, क्योंकि 1526 में जब पानीपत का युद्ध हुआ तो उस समय जो है ना अपने राज्य को अच्छे से स्टेब्लिश किया नहीं था, क्योंकि थ्रेट काफ़ी थे उस समय। भले ही यहाँ पर दिल्ली पर सत्ता काबिज कर चुके थे मुगल, लेकिन तब पर भी। इसके बाद जो है ना यहाँ पर देखो ये जो राजपूत अलायंस हुआ था राणा संघा के अंडर में, मेवाड़ ऑफ राणा संघा, सॉरी राणा संघा ऑफ मेवाड़, तो इस दौरान, इस लड़ाई के दौरान जब ये इसको हरा देते हैं बाबर, इसके बाद जो है इसके दुश्मन काफ़ी कमज़ोर रहते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पर मुगल को अच्छे तरीके से स्टेब्लिश कर देते हैं दिल्ली में इसी बैटल के पास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल था मुगल के लिए। अगले क्वेश्चन में कि मोना राइट्स अबाउट एन ओशियन डेट सेपरेट नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, है ना। बेसिकली इस ओशियन का नाम हमसे पूछा है, तो ये क्या होगा आपका अटलांटिक ओशियन। यानी कि हमसे पूछा क्या था यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में कौन से ओशियन है ना। तो यहाँ पर कौन है, अटलांटिक ओशियन है। तो इसको मैप में देख लो लोकेशन इसका। तो यहाँ पर ये जो आपको हैचिंग कलर दिख रहा है ना, ये वाला, ये पूरा का पूरा यहाँ से नीचे तक ये पूरा अटलांटिक ओशियन है। और यहाँ पर ये है यूरोप और इधर है आपका नॉर्थ अमेरिका। अगर आपके सामने क्वेश्चन में ये भी रहता है कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका को अलग कौन सा ओशियन करता है, तो यहाँ पर ये भी होगा आपका अटलांटिक ओशियन ही आंसर इसका। तो यहाँ पर देख लो कुछ डाटा इसके बारे में, जैसे ये जो है ना दुनिया का, है ना, पूरे वर्ल्ड का ये सेकंड लार्जेस्ट, और यानी कि 5 ओशियन में से सेकंड लार्जेस्ट यही ओशियन है। तो ये लगभग 20% अर्थ का सरफेस जो है टोटल उसको कवर करता है। और अगर हम वाटर की बात करें यानी कि पूरे ओशियन की बात करें तो 29% इसी का यहाँ पर क्षेत्रफल है। अगले क्वेश्चन में है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने साल का टर्म होता है इसका, 7 साल के लिए, 5 साल के लिए, फिर 4 साल के लिए, फिर 3 साल के लिए। इसका यहाँ पर टर्म होगा 5 साल के लिए। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। और पीएम का भी 5 साल के लिए होगा, जितने भी सांसद हैं उसके भी 5 साल के लिए। लेकिन राज्यसभा के मेंबर जो है ना, राज्यसभा के मेंबर, उसके यहाँ पर टर्म होते हैं 6 साल का, है ना, 6 ईयर का। और इसमें हर एक साल 1/3 रिटायर होते जाते हैं। इस क्वेश्चन में है कि इनमें से कौन से स्टेट का पंथी डांस बिलोंग करता है ना। कौन से स्टेट में से पंथी डांस बिलोंग करते हैं। ऑप्शन है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब और केरल। तो ये बेसिकली बिलोंग करता है छत्तीसगढ़ से, है ना। तो छत्तीसगढ़ का ये डांस फॉर्म है, ये इस तरह का डांस होता है कुछ। बेसिकली यहाँ पर सांतामी कम्युनिटी के छत्तीसगढ़ में, इसी ने ये डांस को दिया था, पंथी डांस को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मौर्यन अंपायर से कि मौर्यन रूलर वाज कॉल्ड अमित्रो चेट्स, ठीक है, चेट्स बाय द ग्रीक्स। तो इनमें से कौन से यहाँ पर राजा को बोलते थे। तो यहाँ पर ये नाम है ना, ये टाइटल यहाँ पर किसको दिया गया था। तो यहाँ पर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, बिंदुसरा या फिर कनिष्क। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, बिंदुसर, बिंदुसर को ये दिया गया था टाइटल। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, ये जो है ना दुश्मनों का नाश करने वाला, बेसिकली इसका मीनिंग होता है अगर हम हिंदी में देखें तो यहाँ पर देख लो इसका मीनिंग स्लेयर ऑफ द एनिमीज, यानी कि दुश्मनों का नाश करने वाला। और ये बिंदुसर जो है ना सेकंड मौर्यन एम्परर था। और ये मुगल, सॉरी यहाँ पर जो आपके मौर्यन डायनेस्टी है ना, इसके जो फाउंडर चंद्रगुप्त, इसके यहाँ पर सन थे, यानी कि सेकंड रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर था। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें जो है ना इनमें से कौन से आर्टिकल के अंदर में, और ये आर्टिकल कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। तो यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर 30-60 तो ऐसे हम हटा देंगे। तो यहाँ पर जो है ना
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत का बात हो रहा है यहाँ पर। तो इसका यहाँ पर आंसर होगा आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 जो है ना अपने संविधान का, बेसिकली इसमें जो निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पर पंचायत में है ना, पंचायत सिस्टम होना चाहिए पूरे गांव के लिए, ताकि हम देश को जो है ना अच्छी तरीके से डेवलप कर सकें, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट होगा पूरे विलेज लेवल पर। इस क्वेश्चन में कि चूज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कॉपर है, जिंक है, सोडियम है, आयरन है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन है। अगर हम सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल की बात करें तो वो होगा आपका पोटेशियम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पोटेशियम ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम क्या करें, ऑप्शन यहाँ पर सोडियम, ये सेकंड नंबर पे होता है। हम आपको लिस्ट भी शो कर देते हैं पूरे का। तो यहाँ पर देखो सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा है, पोटेशियम, इसके बाद सोडियम है, लिथियम है, बेरियम है, स्ट्रोंटियम है और फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम, इस तरह से। तो ये जो है इधर नीचे रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है इसका, और ऊपर जाने पर इसका इंक्रीज, यानी कि यहाँ पर हाईएस्ट है और ये लोएस्ट है। आज का जो आखिरी क्वेश्चन ये है मुगल अंपायर से। इसमें देखो मुगल आर्किटेक्चर जो औरंगजेब ने बनवाया है इनमें से कौन सा, तो मोती मस्जिद दिल्ली में जो है, ताजमहल आगरा में, जामा मस्जिद दिल्ली में, कुतुब मीनार दिल्ली में। देखो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, जो सलेब डायनेस्टी का सबसे पहला यानी कि फाउंडर थे। अगर हम जामा मस्जिद की बात करें तो इसको यहाँ पर शाहजहां ने बनवाया था, और ताजमहल भी शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन यहाँ पर जो मोती मस्जिद है ना, इसको बनवाने वाला कौन था, औरंगजेब था, ठीक है। और ये बेसिकली कहाँ पर है, ये लाल किला के अंदर में ही मौजूद है। मोती मस्जिद का लोकेशन लाल किला के अंदर में ही है। तो यहाँ पर देख लो ये कुछ इस तरह का दिखता है मोती मस्जिद। बेसिकली मोती मस्जिद जो है ना ये व्हाइट मार्बल का बना हुआ है, इसलिए सफ़ेद कलर का दिख रहा होगा। और ये रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर में ही है ना। और इसका अगर एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो ये वेस्ट ऑफ हमाम है और क्लोज टू दीवाने खास के बगल में ही ये बना हुआ है, ठीक है। और इसको 1559 से 1660 के बीच में इसको बनवाया गया था। तो फिर इस सेट को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेट में।